हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पंकज आईएएस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, और हमारे इस चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यानी कि हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे प्राचीन काल के लोग खाद्य संग्रह करने के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते थे और इस तरीके से वे खाना बदोश जीवन व्यतीत कर रहे थे। ठीक है, देखिए भोजन का उत्पादन और भोजन का संग्रहण तो हम आज भी करते हैं, लेकिन आज हमारे पास क्या है, बहुत सारे संसाधन हैं और हमें सही जानकारी भी है कि कैसे हम भोजन को अच्छी तरीके से संरक्षित कर सकते हैं और सही तरीके से उसका उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन पहले के लोगों का क्या था, उनके पास ना तो उचित संसाधन थे और ना ही उनके पास पूर्णतः जानकारी थी कैसे खाद्य पदार्थों को उत्पादन किया जाता है। इसके चक्कर में उन्हें क्या करना होता था, खाद्य संग्रह के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह वे जाया करते थे। तो यही सब डिस्कस आज हम इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। और हाँ, इससे पहले कि हम लोग चैप्टर में कई सारी जानकारी अर्जित की है, जैसे कि पहले के लोग कैसे रहते थे, हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, या पहले के लोगों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिली। तो अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप जाइए और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब चलिए हम अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, आरंभिक मानव। आरंभिक मानव का जीवन आज के मानव के कंपैरिजन में बहुत अलग था, क्योंकि आज हमारे पास उचित संसाधन है, उचित खाद्य पदार्थ है, लेकिन पहले के लोगों के साथ ऐसा नहीं था ना। आरंभिक मानव का जीवन और आज जो हम लोग जीवन जीते दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि आज के हमारे पास उचित संसाधन है, उचित मात्रा में खाद्य पदार्थ है, लेकिन पहले के लोगों के साथ क्या था, ना तो उनके पास संसाधन था और ना ही उचित मात्रा में खाद्य पदार्थ थे। तो खाद्य संग्रह के चक्कर में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह आना जाना पड़ता था। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। ये लोग खाद्य संग्रह के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह पे आया जाया करते थे। इन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम उन्हें इस नाम से पुकारते थे। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा करते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो खाद्य पदार्थ में यूज करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण हैं। चलिए देख लेते हैं ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो खाद्य के पदार्थ के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसका पहला कारण है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसलिए वे भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। अब देखिए क्या होता है, आज हमारे पास क्या है, हम जानते हैं कि हमें खाद्य पदार्थों को कैसे उगाना है या फिर किस मौसम में या किस टाइम के लिए किस चीज़ को कैसे उगाया जाता है। लेकिन पहले के लोगों का क्या था, उन्हें खाद्य पदार्थ को उगाना नहीं आता था, यानी वो सिर्फ वही चीज़ें खाते थे जो प्राकृतिक रूप से मिलती थी। तो अगर वो एक ही जगह पर रहते तो वहाँ के जो भी फल रहते, फूल रहते या जानवर होते उन्हें खा जाते, इसलिए उनको भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण देख लेते हैं। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब जानवर तो एक जगह पे रुके नहीं रहेंगे कि आइए आप मुझे मार के खा जाइए। वो तो अपने खुद के भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे ही। उनके चक्कर में फिर मानव को भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। जैसे कि हम लोग आज भी देखते हैं, अब जैसे आम है, आम तो पूरे साल नहीं मिलता, वो किसी कुछ ही महीनों के लिए होता है, या फिर केला है या फिर कोई फ्रूट्स आप देख लो, वो पूरे साल नहीं मिलता। हाँ ठीक है, कुछ आजकल ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि कुछ 12 महीने होते हैं, लेकिन जो नेचुरल फूड होते हैं वो यही है कि वो कुछ वक्त के लिए आते हैं। तो उसके चक्कर में क्या करना पड़ता था, इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। ठीक है, थर्ड पॉइंट समझ गए।
चौथा कारण क्या है? पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल जाता है। इसलिए ऐसी झीलों नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। देखिए, पानी की इम्पोर्टेंस तो हम सभी लोग जानते हैं और पानी के बिना तो हम लोग रह ही नहीं सकते। न पहले के लोग रह सकते थे और ना ही आज के लोग रह सकते हैं। पानी की तलाश में तो आज भी लोग एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। जैसे राजस्थान में ही देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे एकदम से पानी नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ता है, अपनी वो एरिया छोड़ के दूसरी ऐसी जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे पानी है। तो पानी के बिना तो जीवन संभव है नहीं, तो उसके चक्कर में भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। ठीक है, चारों पॉइंट समझ में आ गया होगा आई होप आप सबको। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? अभी आरंभिक मानव जो हैं, अब इनके बारे में कैसे जानकारी? अब आज की तरह तो इनके पास बुक्स तो है नहीं, उस समय तो थी नहीं ये लिख के रखे देखिए मैं ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, और ना ही इतनी पुरानी चीज़ें हमारे पास कुछ ऐसा भी है कि हम जान जाएं कैसा है, वहाँ के लोग कैसे रहते थे। तो इसकी जानकारी हमें कैसे मिली? रहने की जगह निर्धारित करना। उस समय पे रहने की जगह निर्धारित करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस होता था, क्योंकि कहीं भी रहने से पहले इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि वहाँ के खाद्य पदार्थ उचित मात्रा में मिल जाएं, वहाँ पानी हो। तो इन सब बातों का ध्यान रख के लोग अपने रहने की एक जगह निर्धारित करते थे, जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। देखिए, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं जगहों पे खाद्य संग्राहक रहते थे जिसके प्रमाण मिल चुके हैं, ऐसे और भी कई जगहें थी जहाँ पे खाद्य संग्राहक रहते थे। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं, यानी कि ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे जो खाद्य संग्राहक है उनके रहने के जो प्रमाण हैं वो नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि नदियों के किनारे चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। उस समय औजार बनाने का सबसे उपयोगी चीज़ होता था पत्थर, तो लोग पत्थरों का उपयोग कर विभिन्न प्रकार के औजार बनाते थे, इसलिए वो ऐसे जगहों की तलाश में रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। भीमबेटका, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भीमबेटका से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पेपर में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, इस पूरा स्थल पर गुफाएं एवं कंदराएं मिली हैं। इन लोगों ने गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी के पास है। कहाँ पे हैं गुफाएं भीमबेटका की? नर्मदा नदी के पास। सरल चित्रकला, सरल चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन आयोग ने कई बार पूछा है। सरल चित्रकला होती क्या है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। यानी कि जो सरल चित्र है वो कहाँ से मिले हैं? मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश से। पुरास्थल, पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। आग की खोज, आग की खोज करने से प्राचीन काल के मानव के जीवन में कई परिवर्तन आए होंगे। करनूल गुफा, करनूल गुफा में क्या मिला है? राख के अवशेष। ये पेपर में आ चुका है कि करनूल कहाँ पे राख के अवशेष मिले हैं, तो कहाँ मिले हैं? करनूल गुफा में। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई वर्षों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आदि के लिए। हम सब आज आग का उपयोग किस लिए करते हैं? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए आग का उपयोग किस लिए होता है। नाम और तिथियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती थी और आज इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से हमारे पेपर में आए हैं। पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते थे। ये तो एक बार डायरेक्टली पेपर में आया था, पुरापाषाण काल किसे कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा
यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 साल पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसको 3 भागों में विभाजित किया गया है? पूरा पाषाण काल को। ठीक है, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये 3 कौन कौन से हैं? आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव युग की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण काल कहा जाता था। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के गुट्ठे लगे हंसिया, आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, जिसे नवपाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, नवपाषाण युग का मतलब क्या होता है? बदलती जलवायु। जलवायु परिवर्तन आज के समय में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उस समय भी जब जलवायु बदली थी तो उससे बहुत सारे बदलाव आए थे। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। अब कोई भी जीवन हो, अगर उसके अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो जाहिर सी बात है उनकी संख्या में इजाफा होगा। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि ये लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी थी। खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो चलिए देखते हैं उस समय में खेती की और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई थी। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। क्या थे? गेहूं, जौ और धान, जो कि वर्तमान समय में भी एक प्रमुख खाद्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते इन लोगों ने अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इससे हमको क्या जानकारी मिलता है? कैसे प्राचीन काल को लोगों ने कृषि को अपनाया और वो कृषक बने थे। इसी तरीके से घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जंगली जानवर को पालतू बनाया गया। वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। किसका पूर्वज था? कुत्ते का। ये पेपर में क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू जानवर बनाया गया था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने से उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। अब देखते हैं बसने की प्रक्रिया कि कैसे लोग एक जगह पर रुककर खेती करने लगे और वहीं अपना जीवन यापन करने लगे। लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। अपनाए गए ये पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। साथ ही उनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। अब देखिए, ये तो जाहिर सी बात है। अब आज की तरह उस समय संसाधन इतने अच्छे नहीं थे कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज हो जाएगा या फिर उसको दवाइयाँ आराम से मिल जाएंगी। उस समय तो ये सारी चीज़ें थी भी नहीं। तो जाहिर सी बात है, लोग ऐसे ही चीज़ें ढूंढने की या अपने पास रखने की कोशिश करते थे जो बीमार ना हो
और जो अच्छे जिनकी पैदावार अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, ऐसे बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। अब हिंसक जानवरों को अपने आसपास रखना तो सेफ्टी नहीं थी, ना ही समझदारी थी, तो लोग अहिंसक जानवरों को पालते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। ये देखिए, ये है आपका पालतू और ये है आपका जंगली। ठीक है, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में हम आज जो भोजन करते हैं वे इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है। एक नवीन जीवन शैली, कैसे एक नई जीवन की शुरुआत लोगों ने की। चलिए इसको भी देखते हैं। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इससे कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। अब देखिए, कोई भी काम करेंगे आप, जब तक आप वहाँ पे रुकोगे नहीं तो कैसे जानोगे वहाँ पे कौन सी चीज़ कैसे हो रही, किस समय में हो रही है, किस तरीके से हो रही है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए उनको वहाँ पे रुकना पड़ा, उनको बीजों को समझना पड़ा, उनको उनमें से कौन से जो खाद्य पदार्थ के रूप में यूज़ कर सकते हैं उसको उनको देखना पड़ा। ठीक है, उनके भंडारण की व्यवस्था के बारे में उनको समझना पड़ा। तो फसलों के पकने, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज का प्रयोग इसलिए संभाल कर करना पड़ता था क्योंकि आज की तरह उस समय आधुनिक संसाधन नहीं थे। तो पहली बात तो ये थी, बहुत अधिक मात्रा में उपज नहीं होती थी, और दूसरी चीज़ उनके पास क्योंकि भंडारण के लिए ऐसी कोई बहुत अच्छी सुविधा नहीं थी, तो उनको कीड़े मकोड़े से बचा के रखने के लिए उनको बहुत ध्यान से रखना पड़ता था। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, अनाज को भोजन बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों ने इसके भंडारण की बात सोच ली। तो सबसे पहले लोगों ने भंडारण की बात क्यों सोची, क्योंकि उनके जो अनाज थे उसको उनको बचा के रखना था, खाद्य के लिए और बीज के लिए भी। इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी, फिर जमीन में गड्ढा खोदा। ठीक है, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर कैसे चलते फिरते खाद्य भंडार है, इसके बारे में चलिए देखते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ेगी ही, साथ ही उससे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आरंभिक कृषक और पशुपालक के बारे में भी चलिए देखते हैं कि कैसे प्राचीन काल के लोगों ने कृषि को अपनाया और जानवरों को पालतू बनाया। जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। क्या मिला था? अनाज का जला हुआ दाना। ऐसा लगता है ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर। अब खानाबदोश जीवन से कैसे प्राचीन काल के लोगों ने स्थायी जीवन को अपनाया, इसकी जानकारी चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसा कि बुर्ज होम।
बुर्ज होम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आया है। तो बुर्ज होम कहाँ है? वर्तमान के कश्मीर में। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहते थे। गर्तवास किसे कहते हैं? बेसिकली गर्तवास जो है आपका घर है। क्या होता था उस समय के हिसाब से? घर। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते रहेंगे। अब ये देखिए, वेदर के अकॉर्डिंग तो लाइफ आज भी चेंज होती है। आप जो लाइफ ठंडी में जीते हो वही सेम गर्मी में नहीं होती। अब जैसे गर्मी में आप धूप से बचने का प्रयास करते हो, जबकि ठंडी में क्या करते हैं हम लोग? धूप में बाहर बैठ जाते हैं। गर्तवास, गर्तवास कहते कैसे हैं? बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। अब ये देखिए, उपकरण का क्या है ना, वो समय के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जैसे आज भी हमारे पास जो हथियार है या जो चीज़ें आज हमारे पास है वो 10 साल पहले हमारे पास नहीं थी, या फिर ये 10 साल बाद वो शायद नहीं रहेंगी, या वही चीज़ दूसरी तरीके से मिलेगा। ठीक है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज, वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तुतर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से बनाए जाते थे। ये देखिए, ये नवपाषाण के औजार हैं। ठीक है। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये नवपाषाण युगीन मिट्टी बर्तन है। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा रहे थे। तो कपास का उपयोग सबसे पहले किस काम के लिए हुआ था? कपड़े के लिए हुआ था। ठीक है। और ये चावल, दलहन जो है ये आज भी हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता है। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कोई भी चीज एक ही जगह में या एक ही तरीके से हर जगह तो हो ही नहीं सकती। वो आज भी नहीं हो सकती है तो पहले भी नहीं होती होगी, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपनाया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदलकर अपनी जीविका चलाया करते थे। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, ये देखिए मेहरगढ़ जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से हर छोटे बड़े एग्जाम में मेहरगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन आया ही है। मेहरगढ़ यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इसमें सबसे पहले गेहूं, जौ उगाया और भेड़ और बकरी पाली। तो सबसे पहले भेड़ और बकरी का पालन और गेहूं जो कहाँ पे उगाया गया था? मेहरगढ़ में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इसमें हिरण, सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की भी हड्डियां मिली है। जिन जानवरों की हड्डियां मिली हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। ये देखिए, ये क्या है आपका? मेहरगढ़ का घर का अवशेष है। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, तो इनमें से हो सकता कुछ भंडारण में यूज हो, कुछ लोग रहने के लिए यूज करते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे
परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। देखिए उसके समय के लोग का क्या था ना, उनका ऐसा मानना था जब इंसान मर जाता है उसके बाद भी जब वो परलोक जाता है तो वो जिंदा रहता है, उसके बाद भी उसका एक अपना जीवन है। तो ये देखिए ये उस समय की एक कब्र है, इसमें ये इंसान है और ये उसके साथ बकरी को दफनाया गया जिससे वो मरने के बाद परलोक जाए तो वहाँ पे वो भोजन के रूप में उसका उपयोग कर सके। अन्यंत्र, अन्यंत्र में क्या है, ये फ्रांस की गुफा की एक चित्रकारी है, ठीक है। नवपाषाणिक पुरास्थल, नवपाषाण के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चाताल यूग तुर्की में है। कहाँ पे है ये, चाताल और यूग तुर्की में। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि पुरास्थल किसे कहते हैं, आखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं, ये किस समय में थे, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपने हमारी ये वीडियो अच्छे से देखी हो तो इन प्रश्नों को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बाकी जब हम टेलीग्राम पे इसका PDF डालेंगे तो इसमें आपको आंसर दे दिए जाएंगे, तो आप मैच कर लीजिएगा आपके कितने सही हुए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।